हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। तो शुरू करते हैं आज का पीआईबी एनालिसिस 6 जुलाई 2017 का। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा पेन ड्राइव कोर्स उपलब्ध है। इसमें 100% सिलेबस कवर किया गया है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो 7291059476 पर कॉल कर सकते हैं। हर रोज़ मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जनरली, तो आज पहले ही पूछ लेता हूँ। ये 2 साल का बच्चा था उस वक्त जब 2008 में मुंबई में अटैक हुए। इसके माँ बाप को मार दिया लश्कर ए तोयबा के आतंकवादियों ने। अब 9 साल बाद ये 11 साल का हो गया है बच्चा, और प्रधानमंत्री मोदी इससे मिले। ये किसी तरह बच गया था। उस वक्त ये सिर्फ 2 साल का था। तो ये फोटो उस वक्त की है, ये आज की फोटो है, यानी मतलब कल की। तो इस बच्चे का क्या नाम है, कमेंट्स में लिख के बताइए। आप किसी भी सर्च इंजन या अपने दोस्तों से मत पूछिए, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में लिखिए इस बच्चे का क्या नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को एड्रेस करेंगे राष्ट्रपति हमारे, तो उन्होंने किया और उसमें उन्होंने इसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये इंस्टीट्यूट इंडिया में तो नंबर 1 है पिछले 2 साल से। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग में ये नंबर 1 है। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया का बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। 2016 और 2017 दोनों साल ये इंडिया का बेस्ट यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया है। ये बना था 1909 में, यानी इसको बने हुए 108 साल हो चुके हैं। और ये जब बना था तो जमशेदजी टाटा, मैसूर के महाराजा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तीनों ने मिलकर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत बनाया था। और जैसा मैंने आपको कल बताया था, क्यूएस इंटरनेशनल रैंकिंग जो है, क्वेड कुरेली साइमंड इंटरनेशनल रैंकिंग में ये टॉप 200 यूनिवर्सिटी के अंदर है और भारत का 3rd हाईएस्ट रैंक्ड कॉलेज है वर्ल्ड के अंदर। लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग्स के हिसाब से ये नंबर 1 है। और क्यूएस रैंकिंग में इससे ऊपर है सिर्फ आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई। और राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारत के अंदर जो यूनिवर्सिटी हैं वो 760 से ज़्यादा हो चुकी हैं और कॉलेजेस 38,500 से ज़्यादा हो चुके हैं। 2 समस्याएं आ रही हैं भारत में एजुकेशन में, एक संसाधनों की कमी और दूसरा क्वालिटी टीचर्स की कमी। अब मैं आज थोड़ा सा इजराइल का जो नरेंद्र मोदी जी का ट्रिप था उसको थोड़ा सा फोटो के थ्रू समझाऊंगा। एक नई चीज़ कर रहा हूँ, फोटो में थोड़ा सा बोरियत कम होती है और थोड़ा सा समझने में भी इंटरेस्टिंग बना रहता है। और जो एमओयू वगैरह हैं वो कल के वीडियो में बताऊंगा। तो आज बताता हूं इजराइल में क्या क्या हुआ। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंचे और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। याद रखिए, इजराइल के अंदर प्रधानमंत्री जो होता है उसके पास असली ताकत होती है, जैसे भारत में प्रधानमंत्री के पास होती है। जो प्रेसिडेंट होता है इजराइल में वो सिर्फ एक सेरेमोनियल पोजीशन होती है, जैसे भारत के अंदर होती है। तो असली एग्जीक्यूटिव पावर होती है प्रधानमंत्री के पास। तो ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये इजराइल के 9वें प्रधानमंत्री हैं और इनकी पार्टी का नाम है लिकुड, जिसको बोलते हैं लिकुड नेशनल लिबरल मूवमेंट, ये पूरा नाम है। और ये एक तरह की राइट विंग पार्टी है, जैसे बीजेपी भारत के अंदर है। तो काफी सिमिलैरिटीज है मोदी में और नेतन्याहू में। और जैसे ही मोदी वहां पहुंचे तो उन्होंने हिंदी में मोदी जी को कहा, आपका स्वागत है मेरे दोस्त। उसके बाद एक बात और याद रखिए, 70 सालों में जब से भारत आजाद हुआ है, पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जो इजराइल गए हैं। और ये वहां पे जब पहुंचे तो सबसे पहले गए डेनजिगर फ्लावर फार्म में। डेनजिगर फ्लावर फार्म, वहां पे एग्रीकल्चर संबंधी रिसर्च चलता है और एग्रीकल्चर में आप जानते ही हैं भारत और इजराइल के बीच में कोऑपरेशन काफी ज्यादा है। एक फूल होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं गुलदाउदी का फूल, इंग्लिश में बोलते हैं क्राइसेंथेमम। ये इसका नाम पलट के मोदी रख दिया गया, ये एक सम्मान दिया गया इस तरह से मोदी जी को। और ये फूल है क्राइसेंथेमम यानी गुलदाउदी का फूल। इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू की रिक्वेस्ट पर प्रधानमंत्री मोदी गए थियोडोर हर्जल के स्मारक पर। थियोडोर हर्जल कौन थे? इन्हें हम इजराइल का फादर बोलते हैं, फादर ऑफ इजराइल। कहने का मतलब इजराइल जब बना तो उसको बनाने की शुरुआत की थी, यानी फाउंडिंग फादर्स में से थे थियोडोर हर्जल। इन्होंने जूइश माइग्रेशन, जू मतलब यहूदी, इजराइल में मैक्सिमम लोग हैं यहूदी यानी जू, और इनको कहा कि आप पैलेस्टाइन में जाओ, हम एक नया जूइश स्टेट बनाएंगे। और इन्होंने वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसके ये पहले प्रेसिडेंट भी थे। और इनका सबसे ज्यादा योगदान है इजराइल को बनने में। हालांकि इजराइल कब बना था? 1948 में। तो ये इनकी डेथ 40 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन फिर भी इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल। तो उनका स्मारक है जहां पे ये दोनों गए। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी गए याद वाशेम में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद वाशेम है वर्ल्ड हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस सेंटर। जब हॉलोकॉस्ट हुआ था, नाजी पार्टी थी, हिटलर, तो उन्होंने लगभग ऐसा कहते हैं 70 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। और याद वाशेम उनकी याद में एक स्मारक है, तो इसलिए इसे बोलते हैं वर्ल्ड हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस सेंटर। और माउंट हर्जल ये वो पहाड़ है जहां पे ये याद वाशेम बनाया हुआ है, वेस्टर्न जेरूसलम के अंदर। उसके बाद मोदी जी मिले वहां के लीडर ऑफ अपोजिशन जिनका नाम है मिस्टर इसाक हरजोग। और वहां पर जो अपोजिशन में पार्टीज हैं वो अब काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं, जैसे लेबर पार्टी इत्यादि, कि हम नेतन्याहू की सरकार को गिरा सकते हैं। उसके बाद
प्रधानमंत्री ने यह कहा कि 12 इजराइल के लोग हैं जिन्हें अब तक नोबेल प्राइज मिल चुका है। इससे ही पता चलता है कि इजराइल नया यानी इनोवेशन में कितना आगे है। ये वो 12 लोग हैं और इनमें एक नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है शिमोन परेज। शिमोन परेज इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति हैं और ये नोबेल पीस प्राइज इन्हें मिल चुका है। और शिमोन परेज को भी नरेंद्र मोदी जी ने याद किया जब उन्होंने अपनी स्पीच दी इंडियन कम्युनिटी को। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि एनवायरमेंट क्लियरेंस, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है अब। पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस में लगभग 600 दिन लग जाते थे, ये मोदी जी ने कहा, लेकिन अब सिर्फ 180 दिन लगते हैं कोई भी एनवायरमेंट क्लियरेंस के अंदर, और ये अब टाइम और भी कम हो सकता है। तो ये कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूं। इसके अलावा भारत में 600 से ज्यादा कौशल विकास केंद्र हैं। कौशल विकास केंद्र में स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, तो ये एक तरह के स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS की भी स्थापना की गई। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो इजराइल के लोग हैं पहले उन्हें OCI कार्ड, ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड मिलने में दिक्कत होती थी, खासकर उनको जो कंपलसरी आर्मी सर्विस कर चुके हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने कंपलसरी आर्मी सर्विस करी है उन्हें भी OCI कार्ड दिया जाएगा। और OCI कार्ड के कई फायदे होते हैं। OCI कार्ड में आप यहाँ प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकते हैं, बहुत सारे और भी फायदे हैं उसके। जैसे अगर आप कोई सेंचुरी विजिट करते हैं, कोई हेरिटेज विजिट करते हैं, तो आपको उतना ही पैसा देना पड़ेगा जितना NRI को देना पड़ता है, NRI इक्विवेलेंट। और इसमें आपको सरकार के एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आप अनलिमिटेड टाइम भारत में रह सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे होते हैं OCI कार्ड के। तो वो ज्यूइश लोग, भारत के यहूदी लोग जो इजराइल में रहते हैं, उन्हें OCI कार्ड मिलेगा, ये कहा नरेंद्र मोदी जी ने। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी उनसे मिले जो प्रवासी भारतीय सम्मान जीत चुके हैं। तो सबसे पहला इजरायली जिसे प्रवासी भारतीय सम्मान मिला था वो थे एलियाहू बजालेल। इन्हें 2005 में मिला था और ये एक रिनाउंड एग्रीकल्चरिस्ट हैं। ये हैं कोचीन से, केरल में कोचीन से। इसके अलावा मोदी जी शेख अंसारी से मिले, शेख अंसारी जिन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान मिला था 2011 में। उसके अलावा ये एक म्यूजियम है इजराइल का, और यहाँ पे कोचीन ज्यूइश हेरिटेज का एक साइनागोग बना हुआ है। साइनागोग वो जगह होती है जहाँ पे ज्यू यानी यहूदी लोग अपनी पूजा करते हैं, जैसे हिंदू टेंपल में करते हैं, क्रिश्चियन चर्च में करते हैं, उसी तरह से यहूदी करते हैं साइनागोग में। तो जो इजराइल का ये फेमस म्यूजियम है वहाँ पर भी मोदी जी गए। और इनकी अपनी जो खुद की स्टेटमेंट थी उसमें कुछ चीज़ें निकल के आई, जैसे फॉर एग्जांपल इजराइल और भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में भी कॉपरेशन कर रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में। और टोटल 7 MOU साइन हुए हैं, हालांकि इनको डिटेल में मैं कल बताऊंगा। इसके अलावा इनोवेशन, वाटर, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में MOU साइन हुए हैं। तो इजराइल जो है वो सब जानते हैं कि किस तरह से वो वाटर प्यूरिफिकेशन और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, और इसमें हमें बहुत ज़रूरत है हमारे एग्रीकल्चर को आगे ले जाने के लिए। इसके अलावा हमारे जो साइंटिस्ट हैं दोनों देशों के मिलकर काम करेंगे, मिलकर रिसर्च करेंगे। इसके लिए $40 मिलियन यानी लगभग 250 करोड़ रुपए का एक फंड, जिसे बोला गया है बाइलेटरल टेक्नोलॉजी इनोवेशन फंड, ये शुरू किया गया है, ये एस्टेब्लिश किया गया है, जिससे दोनों कंट्रीज के साइंटिस्ट मिलकर रिसर्च करेंगे। इसके अलावा हम दोनों एक दूसरे के साथ टेररिज्म से निपटने में एक दूसरे की मदद करेंगे। और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल जो है वो टेररिज्म की नॉलेज गैदरिंग में बहुत आगे है, यानी टेररिज्म पे जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में काफ़ी आगे है, और भारत के साथ वो शेयर करना चाहता है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी इजराइल के हाइफा शहर में गए, और हाइफा शहर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 44 ऐसे भारत के सोल्जर हैं जिन्होंने अपनी जान दी विश्व युद्ध 1 जब हुआ था 1914 से 1918 में, और इस सिटी को आज़ाद करवाने के लिए। ये शहर है इजराइल का हाइफा, और हाइफा में जाके उन्होंने अपनी होमेज दी उन्हें। ये वो फोटो है, ये आज से अभी से 4 घंटे पहले वहाँ गए थे, हाइफा इंडियन सिमेट्री। टोटल यहाँ पे 49 लोग थे जिन्होंने अपनी जान दी। उनकी शव स्थल या ताबूत यहाँ पे बनाए हुए हैं, और उसमें से लगभग 46 आइडेंटिफाइड थे, जिनमें से 44 इंडियन थे। इसके अलावा इजरायली कम्युनिटी जो है, इजराइल में जो इंडियन कम्युनिटी है, उनको मोदी जी और नेतन्याहू दोनों ने एड्रेस किया, और उसमें उन्होंने कहा कि इजराइल और भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं। डिप्लोमेटिक टाइज को 25 साल हो गए हैं, 1992 में नरसिम्हा राव सरकार में शुरू हुए थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में जो भारत के संत हैं बाबा फरीद, वो जेरूसलम गए और उन्होंने वहाँ की एक गुफा में तपस्या की थी। तो हमारे जो रिश्ते हैं वो सदियों पुराने हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हमारे त्योहारों में भी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। जैसे भारत में होली मनाया जाता है, होली जब मनाया जाता है तो यानी कि समर स्टार्ट हो जाते हैं, विंटर खत्म हो जाते हैं। उसी तरह से इजराइल का एक त्यौहार होता है जिसे बोलते हैं पुरिम, ये भी जब विंटर खत्म होते हैं तब ये मनाया जाता है।
और दूसरा त्यौहार है हनुक्का। ये इजरायली त्यौहार है जो भारत के दिवाली से बिल्कुल मिलता जुलता है, क्योंकि इजराइल में हनुक्का को बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी लाइट्स का त्यौहार, और भारत में दिवाली को बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो त्यौहार हैं वो भी काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसके अलावा मोदी जी ने दोबारा ये कहा कि हम फार्मर्स की इनकम को डबल कर देंगे 2022 तक। पहले इन्होंने ये बरेली में कहा था, सबसे पहले फरवरी 2016 में, ये इनका टारगेट है। और साथ साथ इन्होंने ये कहा क्योंकि इजराइल एग्रीकल्चर में बहुत आगे है, तो अगर हमें भारत में दूसरी हरित क्रांति लानी है, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उसके लिए हमें इजराइल की मदद चाहिए, और हम साइंस, इनोवेशन और रिसर्च में भी इजराइल की मदद लेंगे। और जैसा मैंने बताया, ओसीआई जो कार्ड है, इनके बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे आप भारत में कितने टाइम भी रह सकते हैं, आपको पुलिस अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, आप कितने टाइम भी रह सकते हैं, मल्टीपल एंट्री आप ले सकते हैं भारत में, और मल्टीपर्पज़ आपको लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलेगा भारत का। ये सब फायदे हैं। इसके अलावा एनआरआई से आप एकदम इक्वल हो जाएंगे फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल फील्ड के अंदर। इसके अलावा भारत एक इंडियन कल्चर सेंटर बनाएगा जो इजराइल के अंदर बनेगा, और इस इतना ही नहीं, दिल्ली और मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट भी तेल अवीव, जो इजराइल में एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, वहां तक इजराइल, क्योंकि इजराइल का इसे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कहते हैं एक तरह से तेल अवीव को, तो यहां पे डायरेक्ट फ्लाइट भी होंगी, यानी एयर कनेक्टिविटी में भी हम कॉपरेट करेंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट गाड़ी है ये इजराइल में, इसको बोलते हैं गल मोबाइल। गल मोबाइल ये कहीं भी जा सकती है और पानी को वहीं पे ऑन द स्पॉट प्योरीफाई कर सकती है। ये 20,000 लीटर एक दिन में समुद्र के पानी को प्योरीफाई कर सकती है, उसमें से नमक निकाल सकती है। और इतना ही नहीं, 80,000 लीटर एक दिन में जो मडी वाटर है, या ब्रैकिश, ब्रैकिश मतलब जो नमकीन पानी है, और मडी मतलब जो जो कीचड़ वाला पानी है या कंटेमिनेटेड नदी का पानी है, उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैंडर्ड है पीने का, उस तक ला सकती है। तो ये गाड़ी जो है ये मोदी जी ने देखी, और ये गाड़ी काफ़ी काम आ सकती है भारत में भी, खासकर उन एरियाज़ में जहाँ पानी साफ करने का कोई तरीका नहीं है, जैसे हमारे जो रूरल एरिया हैं, या वो एरिया जो फ्लड्स या अर्थक्वेक वगैरह इस तरह के प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित हो सकते हैं, वहाँ पे ये गाड़ी काम आ सकती है। इसका नाम है गल मोबाइल। और द हिंदू के जो पॉलिटिकल एडिटर हैं, उन्होंने 3 क्रिटिसिज्म दिए हैं अपने एक आर्टिकल में, पोस्ट में। उन्होंने ये कहा है कि हम इजराइल से, हमें ऐसा नहीं है कि संबंध तोड़ देने चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि इजराइल से हमें संबंध रखने चाहिए, क्योंकि हम डिफेंस में और एग्रीकल्चर में कॉपरेट करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इजराइल की हर चीज़ को हमें स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हर बात पे हम बेस्ट फ्रेंड और ये सब इतना बोल रहे हैं मीडिया में, क्योंकि इजराइल की जो इमेज है पूरी दुनिया में वो उतनी अच्छी नहीं है। हम हमेशा से काफ़ी शांति पसंद देश रहे हैं। उन्होंने ये कहा, हमने हमेशा जो इंपीरियलिस्ट कंट्री हैं, यानी जैसे अंग्रेज हैं या वो कंट्री जो दूसरे पर राज करते थे, उनके खिलाफ लड़ाई करी है, लेकिन इजराइल जो है वो खुद एक ऐसा देश है जो दूसरों की टेरिटरी पे कब्जा कर लेता है, जैसे पैलेस्टाइन, वेस्ट बैंक, जैसे गाजा, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिन पे इजराइल लगातार कब्जा जमाता आया है। और इजराइल का साइज अगर आप देखें तो बढ़ता ही आया है 1948 से। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि इजराइल पे मानवाधिकारों के हनन के बहुत सारे केसेस हैं, लाखों रेफ्यूजी इजराइल की वजह से हो गए हैं, और हमें पैलेस्टाइन को हम इजराइल से अलग करके नहीं देख सकते। और उन्होंने कहा, इजराइल से अगर हम इतना ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड और इस तरह से दिखाएंगे पूरी दुनिया को, तो फिर भारत की इमेज पे भी फर्क पड़ेगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पैलेस्टाइन में जो रामाला शहर है वहां पर मोदी जी को जाना चाहिए था। दूसरी बात एक और उन्होंने कही, हम इजराइल की तरह नहीं बन सकते। अगर आप इजराइल को देखें तो इजराइल के आसपास कोई भी न्यूक्लियर कंट्री नहीं है, यानी कोई ऐसा कंट्री नहीं जिसके पास न्यूक्लियर पावर हो, लेकिन भारत दोनों तरफ से न्यूक्लियर पावर से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर बम है, और दूसरी तरफ है चाइना। तो हम इजराइल वाली पॉलिसी नहीं अपना सकते, जैसे इजराइल दूसरे की जमीन दबोच लेता है, दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को उसका हनन करता है, उस रूल को ब्रेक करता है, तो उस तरह से हम नहीं कर सकते, यानी इजराइल मॉडल को हम अप्लाई नहीं कर सकते सुरक्षा के लिए। तो ये भी उन्होंने कहा। इसके अलावा कुछ गिफ्ट एक्सचेंज हुए आपस में, तो ये वो गिफ्ट है जो प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू जी को दिया। ये 2 तांबे के इसमें वो हैं, एक और ये 2, दोनों पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। जैसे ये 2 रेलिक हैं जो केरल के हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं ज्यूइश हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। जैसे फॉर एग्जांपल जो पहला वाला है वो जो भारत में कोचीन के अंदर यहूदी रहते हैं उन्होंने दिया है, और ये बहुत पुराना है। ये उस समय का है जब भास्कर रवि वर्मा जो हिंदू राजा थे, जिन्हें हम बोलते थे चेरामन पेरुमल, उन्होंने ज्यूइश लीडर जोसेफ रबान, उनको ये दिया था, ये तांबे पे लिख के दिया था। तो ये उस वक्त का है। और जो दूसरा वाला है, ये है जब यहूदियों ने भारत से व्यापार शुरू किया था, उस वक्त का है ये। तो इस पे
टैक्स प्रिविलेजेस और जो लोकल हिंदू रूलर्स थे उन्होंने यहूदियों को कई सारे टैक्स के छूट दिए थे और काफ़ी सारी ज़मीन दी थी। तो ये बहुत पुराना हमारा रिश्ता है, तो ये दोनों नेतान्याहू को गिफ्ट किए। इसके अलावा मोदी जी ने एक चीज़ और गिफ्ट करी, ये है जिसको हम बोलते हैं टोरा। ये टोरा स्क्रॉल है, यानी रैप किया हुआ है, गोल गोल घुमा के रैप करते हैं जब हम इसे। और इसके ऊपर ये एक कोची के अंदर एक साइनागॉग है। अगेन साइनागॉग वो जगह होती है जहाँ पे यहूदी पूजा करते हैं, और ये 1568 के अंदर बनाई गई थी। तो ये भी उन्होंने दी, हैंड रिटन है, यानी ये हस्तशिल्प है। और एक इन्होंने ये मेटल क्राउन दिया है। मेटल क्राउन यानी एक ताज एक तरह से होता है जिसके अंदर गोल्ड शीट्स हैं और ये लाइट लगी हुई है कई तरह की। ये सारी साउथ इंडिया की डेकोरेशंस हैं। और नेतान्याहू ने मोदी को क्या दिया, उन्होंने एक फोटो दी। ये फोटो है जब भारत के सोल्जर, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर जेरूसलम, जो आज इजराइल की राजधानी है, उसको छुड़वाया था। ब्रिटिशर्स के साथ मिलके भारतीय सोल्जर्स ने जेरूसलम को छुड़वाया था, लिबरेट करवाया था, उसे आज़ाद करवाया था। तो ये दिसंबर 11 1917 की फोटो है, बहुत ही प्रेशियस फोटो है। और उसके अलावा कुछ और न्यूज़ अब देखते हैं। आज न्यूज़ काफ़ी सारी हैं तो कोई कवर स्टोरी ऐसे का समय नहीं है। 10वां सेशन हुआ इंडिया जॉर्डन ट्रेड एंड इकोनॉमिक जॉइंट कमेटी का। जॉर्डन एक देश है, बिल्कुल इजराइल का पड़ोसी है। ये हम देख सकते हैं, इजराइल, ये जॉर्डन है, ये ऊपर ये इजिप्ट के पास, इजिप्ट फिर इजराइल और फिर जॉर्डन, इसकी राजधानी अमान है। तो जॉर्डन जो है, इसके साथ हमारा जो ट्रेड है उसको बढ़ाने के लिए इंडिया जॉर्डन ट्रेड एंड इकोनॉमिक जॉइंट कमेटी बैठी। ये इनका 10वां सत्र था, 10वां सेशन था, और ये 4 और 5 जुलाई को हुआ। इसमें भारत की तरफ से थी निर्मला सीतारमन, जो हमारी कॉमर्स एंड ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, और वहाँ के मिनिस्टर थे मिस्टर यूरूप कदा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही, ऑस्ट्रेलिया की जो जल सेना है जिसे बोलते हैं रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, उसका एक जहाज भारत आया है। इस जहाज का नाम है HMAS न्यू कासल। और इस जहाज पर एक जो वहाँ की राजदूत हैं भारत में, उनका नाम है मिस हरिंदर सिद्धू। ये है हाई कमिश्नर ऑफ ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया। ये भी आई हैं, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन मिस हरिंदर सिद्धू, ये ऑस्ट्रेलिया की राजदूत हैं भारत में, ये भी आई हैं साथ। और 3 भारत के जहाज हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, यानी नेवी की है। मैरीटाइम मतलब होता है समुद्र संबंधी, तो उसको बोलते हैं ऑस इंडेक्स, और ये 2 बार हो चुकी है। तो ऑस इंडेक्स 17 ये हुई थी, और इसमें भारत के 3 जहाज थे जिन्होंने हिस्सा लिया था। एक है ज्योति, एक है शिवालिक और एक है कमोरता। ये है INS ज्योति, INS शिवालिक और INS कमोरता, इन्होंने हिस्सा लिया था। और हम ऑस्ट्रेलिया से जो एक्सरसाइज है वो क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि हमारी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी हम सिर्फ पश्चिमी देशों की तरफ नहीं, बल्कि हम जो हमारे पूर्व में देश हैं जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इन पर भी ध्यान देंगे, इनसे हमारी दोस्ती हम बढ़ाएंगे। इसका नाम है एक्ट ईस्ट। पहले था लुक ईस्ट पॉलिसी, बाद में चेंज हो गया था एक्ट ईस्ट। और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है होम अफेयर्स के लिए, इनका नाम है श्री हंसराज गंगाराम अहिर। इन्होंने कहा कि केरल में पुलिस रिफॉर्म्स होंगे, यानी केरल का जो तट है उसकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हीकल दी जाएंगी, बोट्स दी जाएंगी, जिनसे पुलिस का नवीनीकरण किया जाएगा, आधुनिकरण किया जाएगा। और इसके लिए एक पुलिस मॉडर्नाइजेशन फंड वो बनाया जाएगा जिसमें केंद्र सरकार सहायता देगी। और ये इसलिए किया जाएगा क्योंकि 3 ऐसे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये हमारे दक्षिण भारत के राज्य हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माओइस्ट प्रेजेंस है। और केरल में ऐसी भी रिपोर्ट आई थी कि केरल से कई लोग आईसिस को ज्वाइन करना चाहते हैं। अभी लगभग 22 लोग, ऐसी न्यूज़ आई थी कि वो आईसिस से को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो टेररिज्म से निपटने के लिए भी ये किया जाएगा। इसके अलावा ब्रिक्स के कंट्रीज आपस में मिले। ब्रिक्स कंट्रीज, वैसे ब्रिक्स समिट नहीं थी ये सिर्फ एजुकेशन के ऊपर थी, तो इसमें अडॉप्ट की गई ब्रिक्स बीजिंग डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन। ये 5वीं मीटिंग हुई थी। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं सारे, उनकी बीजिंग चाइना के अंदर। तो अभी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो हैं, एजुकेशन एक्चुअली मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंडर आता है, HRD, तो वो प्रकाश जावड़ेकर हैं। तो 5 जुलाई को ये हुई बीजिंग चाइना में, और यहाँ पे अडॉप्ट किया हमने बीजिंग डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन। कहने का मतलब जो ब्रिक्स कंट्री हैं वो एजुकेशन में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और इससे पहले 3 डिक्लेरेशन हो चुकी हैं। सबसे पहले ब्राज़ील में हुई थी, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन 2015 में मार्च में। फिर 2015 में ही हुई थी मॉस्को डिक्लेरेशन, और फिर 2016 पिछले साल हुई थी नई दिल्ली डिक्लेरेशन। और इसमें उन्होंने ये कहा कि आपको पता है कि हमें अब 2015 से लेके 2001 जनवरी 2016 से लेके और 2030 तक अपनाने हैं 15 सालों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके बारे में मैंने बताया था अपने पहले वीडियो में। पहले थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, फिर हमने चेंज कर दिए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसको बोलते हैं 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो गोल्स हैं हमारे,
तो टोटल 17 गोल हैं, और उन 17 में जो चौथा गोल है वो ये है कि हमें दोनों देशों, हमें जितने भी देश हैं सबको हमें एजुकेशन पे ध्यान देना है, यानी इक्वल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, यानी जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है सबके लिए बढ़ानी है और शिक्षा को बढ़ाना है। ये भी हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो सबने मिलकर यही कहा, ब्रिक्स में भी पांचों देशों ने, कि हमें इसको भी ध्यान में रखना है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी हमें उसको लेके आना है 2030 तक। तो ये उसमें हेल्प करेगा। और इसके लिए उन्होंने क्या क्या कहा, एक ब्रिक्स जो नेटवर्क यूनिवर्सिटी है उसको सपोर्ट किया जाए और इसमें एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन पे ध्यान दिया जाए। सारे पांचों देश, ब्रिक्स में 5 देश हैं, आप जानते ही हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये पांचों देश एक दूसरे की भाषा पढ़ाएंगे, एक दूसरे का कल्चर पढ़ाएंगे। इसके अलावा जो एकेडमिक्स हैं, जो शिक्षा है, उसे और ज़्यादा प्रोफेशनल बनाएंगे। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स हैं उनको रिक्रूट किया जाएगा और एक्सचेंज प्रोग्राम किया जाएगा, यानी एक देश के टीचर दूसरे देश में जाके पढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, साथ साथ हम टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग में भी एक दूसरे की मदद करेंगे, आपसी सहयोग करेंगे। इतना ही नहीं, हम एजुकेशन रिसर्चर्स को प्रमोट करेंगे, उसमें कोऑपरेट करेंगे। हम एक दोनों समर कैंप और विंटर कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे एक कंट्री के स्टूडेंट दूसरे कंट्री में जाके पढ़ सकते हैं, उनको स्कॉलरशिप भी देंगे। और उसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, हम उसको भी प्रमोट करेंगे और उसके खिलाफ उसमें प्रमोट करने के लिए एक्शन लेंगे और उसमें जागरूकता फैलाएंगे। इतना ही नहीं, हम जो तीसरा ब्रिक्स एनयू एनुअल कॉन्फ्रेंस है 2018 केप टाउन साउथ अफ्रीका में होगा, उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। और ब्रिक्स ग्लोबल बिजनेस और इनोवेशन कॉन्फ्रेंस होगी सितंबर 2017 में सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे और इस बातों को आगे बढ़ाएंगे। उसके अलावा मैंने आपको कहा था कि हमारे जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने कल स्पीच दी थी, उसमें कहा था सरकार की 2 सबसे बड़ी स्कीम है, ई नाम और सॉइल हेल्थ कार्ड। तो ई नेम होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो उन्होंने ये कहा अगर हमें किसानों की इनकम 2022 तक डबल करनी है तो उसके 3 स्तंभ हैं। कौन कौन से 3 पिलर हैं ये? पहला पिलर ये है कि हमें किसानों की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम करना पड़ेगा और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा स्तंभ ये है कि हमारे फार्मर्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब ना सिर्फ फसलें उगाना बल्कि मछली पालन या एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, गोट रियरिंग, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन और टिम्बर प्लांटेशन यानी लकड़ी के वाले पेड़ उगाना, ये सब चीजें भी करनी पड़ेगी जिससे वो अपनी इनकम को सप्लीमेंट कर सकें। तो ये आप भी अपने आंसर में लिख सकते हैं कि हमारे फार्मर अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। एक तरीका है डाइवर्सिफाई, यानी वो सिर्फ फसल उगाने से ऊपर उठें और फिर वो जानवरों को भी पालना स्टार्ट करें। दूसरा पिलर ये है। तीसरा पिलर उन्होंने ये कहा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर ये है कि हमें फार्मर्स को ऐसे मैकेनिज्म्स एनेबल करने पड़ेंगे कि फार्मर्स के आसपास ही कोई मार्केट हो जहां वो जाके अपना उगाया हुआ जो प्रोड्यूस है उसे वो बेच सके, जिससे वो प्रॉफिट कमा सके। यानी फार्मर को सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रेगुलेटेड मार्केट मिले। और सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में उन्होंने ये कहा कि सॉइल हेल्थ कार्ड जो है ये होते क्या है, बेसिकली ये सरकार की एक स्कीम थी जिसमें सरकार फर्टिलाइजर को बढ़ाना चाहती है, फर्टिलाइजर का यूज बढ़ाना चाहती है। उसमें जो मिट्टी है उसकी जांच होती है और मिट्टी में ये बताया जाता है किसान को कि आपकी मिट्टी में क्या कमी है, जैसे नाइट्रोजन कम है या फॉस्फोरस कम है, पोटेशियम कम है, क्या कम है, उस हिसाब से आप फर्टिलाइजर ले सकते हो और मिट्टी में डाल सकते हो। और जो टारगेट था, ये स्कीम स्टार्ट हुई थी फरवरी 2015 में, तो टारगेट ये था कि हर 2 साल में 12 करोड़ किसानों को हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। तो अभी तक 9 करोड़ को दिए जा चुके हैं और ये वाला साइकिल खत्म होने वाला है, यानी सरकार 3 करोड़ हेल्थ कार्ड कम बांटे हैं जो उनका टारगेट था उसमें। दूसरी स्कीम है ई नाम। ई नाम ये है कि हमारी जो एग्रीकल्चर मार्केट है, जिन्हें मंडी बोलते हैं हम, तो उन्हें हम ज्वाइन कर दें सबको। तो फार्मर्स को इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसका फायदा ये होगा, एक तो ऑनलाइन पोर्टल है, पहली बात ऑनलाइन है, ये इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसका फायदा ये है, अब अगर कोई किसान है उसे ये पता चल जाएगा किस मंडी में फसल का क्या भाव है, तो जिसमें उसे सबसे ज्यादा मिले वहां वो जाके बेच सकता है। यानी सारी इंफॉर्मेशन उसे मिलेगी एक ट्रांसपेरेंट तरीके से कि प्राइस कितना है किस मंडी में, और उस हिसाब से फिर वो जाके बेच सकता है। इतना ही नहीं, जो मंडी हैं उन्हें 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस की गई थी जिससे वो अपने आप को इंप्रूव कर सकें। अगर कोई चीज़ मंडी में मिसिंग है तो वो ला सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, आधारिक संरचना को बढ़ा सकें। अब ये इस बजट में इस साल 30 लाख से बढ़ा के इसे कर दिया गया था 75 लाख रुपए, यानी हर मंडी को 75 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रोवाइड की गई ई नाम के तहत। तो इसका मेन मिशन, जैसा मैंने बताया, वो ये था कि कई मंडी हैं और उनमें फैसिलिटी है किसान को कि वो सेल कर सके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि किसान जो बेचेगा उसे दाम मिलेगा क्वालिटी के हिसाब से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग है और उसमें क्वालिटी चेक की जाती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एपीएमसी मॉडल लेके आए हम, यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, और इसके तहत ये अधिकार दिए गए कि आप कहीं पे भी प्राइवेट मार्केट बना सकते हैं। यानी किसान जो है वो कंज्यूमर को
खरीदार को सीधे ही अपनी फसल बेच सकता है। एपीएमसी एक्ट 2017 के तहत उसमें बदलाव किए गए। उसके बाद जो हमारे श्रम मंत्री हैं बंदारू दत्तात्रेय, इन्होंने कुछ बातें कही ईपीएफओ से रिलेटेड। तो उन्होंने कहा कि ईपीएफओ जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स में से एक है। 12 लाख करोड़ रुपए का धन है ईपीएफओ के पास, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास। और ये बेसिकली इन्होंने एग्रीमेंट किया है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिसीजन लिया गया, बिल्कुल लेटेस्ट डिसीजन लिया गया। तो ईपीएफओ में लगभग 20 करोड़ अकाउंट हैं जिनकी जो सर्विस की जाते हैं ईपीएफओ द्वारा, 20 करोड़ अकाउंट, और हर साल 1.16 करोड़ क्लेम सेटल करता है ईपीएफओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर साल 54,000 करोड़ रुपीस लगभग ये डिसबर्स करता है, यानी 54,000 करोड़ रुपए प्रोविडेंट फंड के तहत ये डिसबर्स करता है। और अभी प्राइवेट बैंकों के साथ भी इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है। तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक महिंद्रा और बैंक ऑफ बड़ौदा ये पार्टनर हैं ईपीएफओ के। तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि इससे पहले जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है वो कलेक्ट होता था सिर्फ सरकारी बैंकों से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑनलाइन भी करता था और ऑफलाइन भी करता था, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अब जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं ईपीएफओ के, उन्होंने उनकी 216वीं मीटिंग हुई जिसमें डिसाइड किया गया कि अब हम प्राइवेट बैंक्स को भी यूज करेंगे ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को कलेक्ट करने के लिए। और इससे ये सब बदलाव आएंगे, जैसे जो एम्प्लॉयर्स हैं उन पे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज कम लगेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगी एम्प्लॉयर्स की, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं अपने प्रोविडेंट फंड में और फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन रिटर्न्स। इसके अलावा हाउसिंग स्कीम लॉन्च की गई थी 2 अप्रैल 2017 को ईपीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए, सिर्फ उनके लिए जो प्रोविडेंट फंड एनेबल करते हैं। आप सेल्फ डिक्लेरेशन कर सकते हैं बेनिफिट्स क्लेम करने के लिए, आपको कोई गैजेट ऑफिसर या कोई ऐसे अटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं एनईएफटी के थ्रू। आपको ऑनलाइन ई पासबुक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी हर मेंबर को जिसके पास प्रोविडेंट फंड जो अवेल कर रहा है, और हर ईपीएफ मेंबर को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया है। इसके अलावा कुछ और बात, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर है, हमारे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी, तो उन्होंने कहा कि इस साल 45,000 लोग हज यात्रा पे जा सकते हैं। 45,000 ये कोटा है जो हर साल मिलता है, तो इस बार मिला है 45,000 हज सीट्स एलोकेट की गई हैं हज यात्रा के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो फॉल्स प्रोमिसेस हैं उन पे मत जाइए, बहुत सारे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आते हैं हज से रिलेटेड, उनको आप फॉलो मत करिए और सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे ही जाइए। तो ये टोटल 569 है पीटीओज, ये सबके नाम इस पे लिखे हुए हैं minority-affair.government.in या फिर hajj.gov.in। उसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इन्होंने कहा कि हम काफ़ी सक्सेसफुल रहे फर्स्ट क्वार्टर में। फर्स्ट क्वार्टर मतलब 1 अप्रैल 2017 से अभी जून 30 2017 तक, जो अप्रैल, मई और जून का 3 महीने का जो क्वार्टर था उसमें काफ़ी रोड बने हैं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये है कि हमें वो सारे एरिया जहाँ पे सड़क नहीं है उनको सड़क से जोड़ना है। और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे रूरल रोड्स की बहुत कमी है, जैसे असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। उसके अलावा ये भी कहा गया कि पिछले 7 सालों में सबसे ज़्यादा जो रोड है पर डे एवरेज इस साल थी, यानी 130 किलोमीटर हर रोज रोड बने उस साल में जो पिछला साल था जिसमें जो खत्म हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप याद रख सकते हैं। पिछले साल जो एवरेज थी रोड बनने की वो थी 130 किलोमीटर पर डे। और इससे पहले कांग्रेस सरकार के जो 3 साल थे उसमें एवरेज थी 73 किलोमीटर, ये एवरेज रोड बने हर दिन। और ये भी कहा गया कि इस फाइनेंशियल ईयर में करंटली जो चल रहा है, टारगेट है हमारा कि हम 57,000 किलोमीटर ऑफ ग्राम सड़क योजना रोड बनाएंगे, जो एवरेज है 156 किलोमीटर पर डे। और हम इसमें 16,600 ऐसे इलाके जोड़ेंगे रोड से जो पहले जुड़े नहीं हुए, 16,600। और 16,600 में से ऑलरेडी हमने इस साल 3 महीने में 2543 ऐसे इलाके जोड़ दिए हैं, यानी 15.31% टारगेट हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको ग्राम सड़क योजना की। भारत में जो पहले रोड बनते थे वो बनते थे या तो बिट्यूमिन एस्फाल्ट से या फिर कंक्रीट से। ज्यादातर रोड भारत में आज भी कंक्रीट से बने हुए हैं। तो लेकिन अब हमें जो रोड बनाने हैं वो नए मटेरियल यूज करने हैं जिनको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जैसे प्लास्टिक, जो वेस्ट प्लास्टिक है उससे रोड बनेंगे, कोल्ड मिक्स से बनेंगे, फ्लाई ऐश से बनेंगे। फ्लाई ऐश सीमेंट के अंदर भी होता है और ईंट के अंदर भी होता है। जूट से बनेंगे, कॉयर जियो टेक्सटाइल, आयरन और कॉपर स्लैग, सेल्फ फिल्ड कंक्रीट, पैनल सीमेंट कंक्रीट, इस तरह के ये नए मटेरियल हैं, इनसे बनेंगे। और ग्रीन टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रोड बनाने के लिए। इसके अलावा जो हमारा पावर मिनिस्ट्री है, पावर मिनिस्टर है पीयूष गोयल, कोल, पावर, जैविक ऊर्जा, उन्होंने 2 चीज लॉन्च करी। एक तो ऐप है जिसका नाम है मेरिट ऐप और दूसरा है ई बिडिंग पोर्टल। इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग होगी जिससे पारदर्शिता रहे। और मेरिट ऐप क्या है? मेरिट की फुल फॉर्म है जिसका नाम है मेरिट ऑर्डर डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर रिजुविनेशन ऑफ इनकम एंड ट्रांसपेरेंसी। यानी
इनकम को रिजुवेनेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के लिए। इसके अलावा वेबसाइट भी लॉन्च की गई है इसकी, meritindia.in। ये 2 चीज़ लॉन्च हुई हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जो स्टेट्स हैं, अब वो जो स्वतंत्र ऊर्जा निर्माता है यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, उनसे बिजली खरीद सकता है और अपने जो कोल है उसको एलोकेट कर सकता है। एक पारदर्शिता रहेगी इसमें, और इसलिए जो कोल का यूटिलाइजेशन है वो कम होगा। इस वजह से 20,000 करोड़ रुपया बचेगा हमारा अगले 5 सालों के अंदर, ऐसा कहा पीयूष गोयल जी ने। और जो ऐप है इस पर बहुत तरह की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी, जैसे जो स्टेट्स है उसकी मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है जनरेटर की, यानी जो वेरिएबल जो चीज़ें हैं वो समय समय पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, जिससे जो बिड कर रहे हैं स्वतंत्र ऊर्जा निर्माता उन्हें भी आसानी रहे। इसके अलावा इन्हें कुछ और चीज़ें भी दी जाएंगी, जैसे ट्रांसमिशन में अगर कोई कंस्ट्रेंट है या मस्ट रन कंडीशंस वगैरह, रूल रेगुलेशन वगैरह, तो काफ़ी इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाएगी। तो ये था आज का पीआईबी एनालिसिस। आज मैंने कोई ऐसे कवर नहीं किया और बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी। तो कल मैं एनालिसिस दूंगा काफ़ी सारी चीज़ों का, जैसे इजराइल में जो एमओयू है उनके बारे में बताऊंगा, और पूरा जो ट्रिप रहा उसका एनालिसिस दूंगा, और G20 के बारे में भी बताऊंगा जो स्टार्ट होने वाला है। तो देखते रहिए पीआईबी एनालिसिस।